अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स बेसिक डिफिनीशन। कोर्स का नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 एंड आई एम योर कोर्स इंस्ट्रक्टर डॉक्टर मोहम्मद वाजिद रज़ा। आज हम एक इंतहाई अहम टॉपिक पे बात करेंगे। जहाँ तक पिछले लेक्चर्स की बात है वहाँ पे हमने डिटेल से पढ़ा कि एक कंपनी कैसे बनती है और एक कंपनी अपने लिए कैपिटल या फंड्स मार्केट से कैसे रेस करते हैं। ये बार बार हम कहते हैं कि कंपनी शेयर्स या बॉन्ड्स इशू करते हैं। आज हम उसी इम्पोर्टेंट टॉपिक को आगे लेके चलते हैं कि अगर एक कंपनी शेयर इशू करती है तो वो कैसे इशू करती है, इसका प्रोसीजर क्या होता है और इसके डिफरेंट फेजेस क्या होते हैं। लेकिन ये पूरा टॉपिक हम 3 लेक्चर्स में कवर करेंगे। आज के पहले लेक्चर्स में हम सिर्फ कोशिश करेंगे कुछ बेसिक डिफिनीशन जान सकें जो शेयर्स इशू करते वक्त कंपनी यूज़ करते हैं। उससे मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ होते हैं, आज हम उन पे रोशनी डालेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोस्पेक्टस की। प्रोस्पेक्टस को पहले लेक्चर्स में हमने डिटेल से पढ़ा है, लेकिन यहाँ जैसे इसको रिवाइज करते हैं कि जब भी एक कंपनी मार्केट से कैपिटल उठाती है तो कैपिटल उठाने के लिए वो प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। इस प्रोस्पेक्टस में कंपनी के तमाम मालूमात होते हैं और इसी प्रोस्पेक्टस के ही ज़रिए ही लोग अप्लाई करते हैं कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए। कैपिटल कैपिटल से मुराद है, जब हम बिजनेस टर्मिनोलॉजी में बात करते हैं तो एक कंपनी, एक कारोबार, एक फर्म, उसका जितना सरमाया होता है उसको हम कैपिटल कहते हैं। सो कैपिटल इज ए टर्म ऑफ फाइनेंशियल एसेट सच इज फंड्स हेल्ड इन डिपॉजिट अकाउंट्स और फंड्स obtained फ्रॉम स्पेशल फाइनेंसिंग सोर्सेज। शेयर होल्डर्स कंट्रीब्यूट कैपिटल बाय बाइंग शेयर्स ऑफ अ कंपनी। अब शेयर कैपिटल क्या चीज़ है? तो कैपिटल रेज्ड बाय इशू ऑफ शेयर इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। अब अगर एक शेयर कैपिटल का लफ्ज़ आता है तो इससे मुराद है कि ये वो कैपिटल है जो कंपनी ने इकट्ठा किया है शेयर्स बेचने से। तो मतलब जितने शेयर्स कंपनी ने बेचे हैं उसके बदले में जितने फंड्स आए हैं वो फंड्स शेयर कैपिटल कहलाएंगे। रिमेंबर मोस्टली कॉमन शेयर इज ट्रेडेड विद अ फेस वैल्यू ऑफ 10 पर शेयर। अगर एक कंपनी है वो अपने शेयर बेचना चाहती है तो अमूमी तौर पर एक शेयर की फेस वैल्यू जो कॉमन स्टॉक होती है उसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ होती है। तो अगर एक कंपनी 50,000 शेयर्स इशू करती है और हर एक शेयर पे 10 रुपए की फेस वैल्यू होती है और वो उसी पे बेच देते हैं, तो इसका मतलब है कि कंपनी का शेयर कैपिटल 5 लाख होगा। अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो पहले लेक्चर्स में हमने पढ़े हैं, लेकिन उनको भी रिकॉल करते हैं। आपको अक्सर सुनाई देगा कि कभी लफ्ज़ यूज़ होगा फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर, बुक वैल्यू ऑफ अ शेयर। ये मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो यूज़ होते हैं। अब इनमें फ़र्क क्या है? तो फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर से मुराद है ये शेयर की वो कीमत होती है जो शेयर के ऊपर लिखी होती है। अगर एक शेयर के ऊपर 10 रुपए की वैल्यू लिखी होती है तो हम इसको फेस वैल्यू कहते हैं। मार्केट वैल्यू इसके बरक्स वो कीमत है जो एक शेयर के बदले मार्केट में होती है। फॉर एग्जांपल एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपया है, लेकिन हो सकता है वो शेयर मार्केट में 25 रुपए का बिक रहा हो, या हो सकता है वो शेयर मार्केट में 5 रुपए का बिक रहा हो। तो ये जो मार्केट में जो कीमत चल रही है उसको हम मार्केट वैल्यू कहते हैं। अगर ये वैल्यू फेस वैल्यू से ऊपर है तो हम इसको कहेंगे कि शेयर प्रीमियम पे सेल हो रहा है। अगर ये मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से कम है तो हम कहेंगे कि ये शेयर डिस्काउंट पे ट्रेडिंग हो रही है या डिस्काउंट पे सेल हो रहा है। Book value per share is one way of gauging the value of a stock. It helps to break down each aspect of the ratio. The book value is the total equity or net asset value of a company. अब बुक वैल्यू क्या चीज़ है? इसको हम कह सकते हैं कि ये किताबों में लिखी हुई शेयर की कीमत है। इस असल में यही बुक वैल्यू होती है जिससे हमें सही अंदाज़ा हो सकता है कि इस शेयर की अपनी वर्थ कितनी है। सपोज एक शेयर है, उसकी फेस वैल्यू 10 रुपये लिखी गई है, मार्केट में हो सकता है वो 50 का बिक रहा हो, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जो 50 में मार्केट में ये बिक रहा है क्या ये इसकी सही कीमत है? तो ये जो इसकी अंदरूनी सही कीमत होती है उसको हम इंट्रेंसिक वैल्यू भी कहते हैं। तो ये इंट्रेंसिक वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए लोग मुख्तलिफ तरीक़ाकार यूज़ करते हैं। तो इसमें एक तरीक़ाकार ये भी है कि आप इसकी बुक वैल्यू चेक करें। बुक वैल्यू असल में क्या होती है कि ये किताबों में इसकी कितनी कीमत है, और ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उन तमाम शेयर होल्डर्स की इक्विटी ले लेते हैं और उसको हम जितने नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर है उस पर डिवाइड कर लेते हैं, तो ये इसकी बुक वैल्यू आ जाती है। बुक वैल्यू असल में वो कीमत होती है जो आपको बताती है कि हकीकत में इस शेयर की वर्थ कितनी होनी चाहिए।
तो हो सकता है कि जो मार्केट में प्राइस है वो और बुक वैल्यू एक जैसे आए। तो अगर ये एक जैसे आते हैं तो इसका मतलब है कि ये शेयर बिल्कुल सही कीमत पे बिक रहा है। लेकिन कभी कभार ये भी होता है कि बुक वैल्यू 25 रुपये आ जाएगी, लेकिन मार्केट पे ये 60 रुपये का बिक रहा होगा। तो ये इस किस्म के केसेस थोड़े से ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि एक शेयर की ओरिजिनल वर्थ 25 रुपये बन रही है, लेकिन मार्केट में वो अभी 50 का बिक रहा है। तो हो सकता है कि ये स्पेकुलेशन की वजह से लोगों ने इसकी कीमत ऊपर की हो। तो ये एक सिंपल टूल है जिससे हम पता कर सकते हैं कि एक शेयर की ओरिजिनल वर्थ क्या होनी चाहिए। अब कैपिटल, अब अगर कंपनी की अगर हम बात करें, मतलब कि कंपनी के पास कितना सरमाया है, वो मतलब जिस जहाँ से फंड्स इकट्ठे किए हैं उसको हम कैटेगराइज किसे कैसे कर सकते हैं। तो हमने डिटेल से पढ़ा था कि जब एक कंपनी बनानी हो तो हम रजिस्ट्रार के पास जाते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में, और पूरी प्रोसेस के बाद रजिस्ट्रार हमें इजाज़त देता है कि आप बिज़नेस शुरू करें सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट्स के बाद। और वहाँ से फिर हमें पता चलता है कि हमने मार्केट से कितना कैपिटल उठाना है। तो अगर आपको इजाज़त मिलता है कि आप मार्केट से 10 करोड़ रुपए उठाएं शेयर्स बेच के, तो ये आपका शेयर कैपिटल हो गया। और जितनी इजाज़त आपको मिलती है अपना रजिस्ट्रार के ऑफिस से, उस इजाज़त जो आपको मिला है उस शेयर को हम अथोराइज्ड शेयर कैपिटल कहते हैं। अथोराइज्ड का मतलब कि इतनी आपको अथॉरिटी दी गई है, इतने तक आप कैपिटल उठा सकते हैं। आप 10 करोड़ तक मार्केट से पैसे उठा सकते हैं। तो अगर आपको 10 करोड़ की इजाज़त मिलती है तो योर अथोराइज्ड कैपिटल इज़ 10 करोड़। अब ज़रूरी नहीं कि कंपनी तमाम ये 10 करोड़ रुपया उठा ले कंपनी से। हो सकता है कंपनी इसमें से 1 करोड़ मार्केट से उठा ले और 10 करोड़ ना उठाए, वो अपने पास रखें। तो अब देखें इसको, अगर आप नीचे देखें तो इसको हमने दो में डिवाइड किया है, इशूड कैपिटल है और अन इशूड कैपिटल है। फिर इशूड कैपिटल को आगे हमने सब्सक्राइब कैपिटल, अनसब्सक्राइब कैपिटल, और फिर ये इस तरह आगे चलते हुए मुख्तलिफ कैपिटल की कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इसको भी मैं ये नेक्स्ट स्लाइड्स में इन तमाम को मैं डिस्कस करूँगा कि जहाँ पे ये मुख्तलिफ कैपिटल की कैटेगरीज हैं या जो टाइप्स हैं, इनमें फ़र्क क्या है। लेकिन ये डायग्राम बहुत ज़रूरी है, यहाँ से आपको पता चल रहा है कि जो कंपनी को जितना कैपिटल ऑथराइज़ किया गया है, कंपनी उसको कितने तरीक़ों में मार्केट से उठा सकती है, या वो पूरा उठाते हैं या फिर कुछ उठाते हैं, कुछ फ्यूचर के लिए रखते हैं। सपोज़ आपको 10 करोड़ मिला है तो ज़रूरी, जिस तरह मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं कि आप पूरा कैपिटल मार्केट से उठाएं। हो सकता है आधा कैपिटल मार्केट से आप उठा लें और आधा जो आपको इजाज़त मिली है वो आप मार्केट में शेयर बेचें ही ना, वो आप फ्यूचर के लिए संभाल के रखें। हो सकता है फ्यूचर में आपको ज़रूरत पड़े, तो फिर आपको दोबारा से पूरी प्रोसेस नहीं करना पड़ेगी, बल्कि जो आपने संभाल के रखे हैं, सपोज़ 5 करोड़ आपने उठाया हुआ है और 5 करोड़ आपके पास पड़ा हुआ है, तो आप किसी भी वक्त 5 करोड़ के शेयर्स दोबारा मार्केट में बेच सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि फ्यूचर में आपको अगर कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने हो या आपके फंड्स की ज़रूरत हो तो फिर उसमें आसानी रहती है। तो आइए इन सबको एक एक करके डिस्कस करते हैं। ऑथोराइज कैपिटल, जैसे मैंने पहले कहा, ये वो कैपिटल है जिसका आपको इजाज़त मिल जाती है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से, आपको अथॉरिटी दी जाती है कि आप इतना कैपिटल उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, रजिस्ट्रार ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑथोराइज्ड कंपनी ABC to raise to raise 1 crore capital from Pakistan, so the company can issue 1 lakh shares ऑल एट वंस और स्टेप बाय स्टेप। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको इजाज़त मिलती है कि आप 1 करोड़ रुपया मार्केट से उठा सकते हैं, तो हमें पता है कि शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये होती है। अगर ये कंपनी 10 रुपये पर शेयर पे ये मार्केट से पैसे उठाती है, तो कम से कम 1 लाख शेयर्स इनको मार्केट में बेचने होंगे। तो अभी अगर 1 लाख शेयर अगर ये मार्केट में साथ तमाम एक साथ भी बेच सकते हैं, कि मतलब पहले ही दिन ये 1 लाख शेयर मार्केट में डाल दें और पैसे उठा लें, या फिर ये इस तरह भी कर सकते हैं कि कुछ शेयर अभी डाल दें 20,000 40,000 शेयर्स पर 1-2 साल बाद डाल दें, 30,000 शेयर्स पे 3-4 साल बाद डाल दें। तो ये आपके पास आज़ादी होती है, ये आपके पास अथॉरिटी है, इंडिपेंडेंस है, इस तरह से आप मार्केट से कैपिटल उठा सकते हैं। लेकिन जितनी आपको इजाज़त मिली है वो तमाम कैपिटल को आप अथोराइज्ड कैपिटल कहते हैं। पेड अप कैपिटल क्या है? अब जो अथोराइज्ड कैपिटल है उसमें से जितने पैसे आपको मार्केट से मिले हैं, सपोज आपने 10,000 शेयर्स मार्केट में डाले हैं और उस 10,000 शेयर्स के एक शेयर की कीमत 10 रुपये है, तो इसका मतलब है कि आपको 1 लाख रुपये मार्केट से मिलने हैं। लेकिन लोगों ने अभी सिर्फ 60,000 पेमेंट की है और ये 40,000 पेमेंट अभी नहीं हुई। तो जितनी ये पेमेंट की गई है इसको हम पेड अप कैपिटल कह सकते हैं। ये डायग्राम आप देख सकते हैं, ये जो पूरा ग्लास है इसको आप अथोराइज्ड कैपिटल कह सकते हैं, और इसमें ये जो पानी पड़ा है ये आपका पेड अप कैपिटल है। तो हो सकता है कि पूरे पैसे आपको एक साथ मिल जाएं, लेकिन हो सकता है कि कुछ पैसे मिले हों और कुछ बाद में मिलेंगे। इशूड वर्सेस अन इशूड कैपिटल क्या चीज़ है? अब जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि अगर आप सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से अथराइज कैपिटल लेते हैं 1 करोड़ रुपया का, तो ज़रूरी नहीं कि तमाम शेयर्स आप एक साथ इशू करें। तो जितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं
उन शेयर्स को हम इशूड कैपिटल कहते हैं, और बाकायमानदा शेयर जो कंपनी ने अपने पास रखे हैं उनको हम अनइशूड कैपिटल कह सकते हैं। तो issued share or capital is the amount of nominal value of shares held by the shareholder. It is the face value of shares that have been issued to the shareholders. Issued capital consists of the shares that have been sold to the shareholders against each or some other consideration. Unissued capital, corporate capital, stock that have been authorized but not yet issued. Management of a firm will often ask its shareholder to authorize many more shares of stocks that are actually needed in order to provide flexibility for the issuance of more shares that are with stockholders' approval. For example, a company needs raise 1 lakh to start operations, so it must issue 10,000 authorized shares, and it should issue 10,000 shares to fulfill its capital requirement. But in practice, the company will file an application for more authorized share, for example 25,000 shares. अब ये जिस तरह मैंने ये डिस्कशन की, इसका क्या मतलब है कि सब इशू कैपिटल जिस तरह मैंने बताया, वो कैपिटल जिसको इजाज़त मिलती है कंपनी को और वो मार्केट में इशू कर देते हैं जनरल पब्लिक को कि आप ये शेयर्स खरीदे, तो आपका इशू कैपिटल हो गया। जो शेयर्स आप अपने पास रख लेते हैं, सपोज आपको 10 लाख शेयर्स की इजाज़त मिल गई है, आपने 6 लाख शेयर्स मार्केट में फ्लोट कर दिए हैं और 4 लाख शेयर्स आपने फ्लोट नहीं किए, तो जो जितने शेयर्स आपने फ्लोट नहीं किए इनको हम अनइशूड शेयर कहते हैं, ये कंपनी के पास पड़े होते हैं। तो असल में जब ये कंपनी बनती है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या जो जो लोग कंपनी बना रहे हैं वो लोग पूरी कोशिश करते हैं कि शेयर होल्डर से ज़्यादा इजाज़त लें, कि शेयर होल्डर से अगर सपोज़ उनको 10,000 शेयर्स चाहिए कंपनी बनाने के लिए, तो वो 10,000 शेयर्स की इजाज़त नहीं लेंगे, वो कोशिश करेंगे कि 25,000 30,000 शेयर्स की इजाज़त लें। ये ज़्यादा इजाज़त ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्यों लेते हैं? ये इसलिए लेते हैं कि चले अगर 10,000 शेयर से हमारी कंपनी बन जाती है, लेकिन हम 10,000 नहीं इजाज़त नहीं लेंगे, हम 25,000 की इजाज़त लेंगे। वो इसलिए कि बाद में हमें फ़ंड अगर की ज़रूरत हो तो हमें आसानी हो, हम किसी भी वक्त जो हमारे पास फिर ये 15,000 शेयर रिज़र्व में पड़े होंगे, ये किसी भी वक्त बेच के इससे हम फ़ंड इकट्ठा कर सकते हैं। इससे एक और भी बहुत बड़ा फ़ायदा होता है और उसको कहते हैं प्रिवेंट हॉस्टाइल टेक ओवर। प्रिवेंट हॉस्टाइल टेक ओवर का क्या मतलब है कि सपोज़ आपको 10,000 शेयर्स चाहिए और आपने 10,000 शेयर की इजाज़त ली और आपने वही 10,000 शेयर्स मार्केट में फ्लोट कर दिए, तो आपके पैसे मिल जाएंगे, आप कंपनी इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन अगर इन 10,000 शेयर में से मार्केट में एक बंदा है, सिर्फ वो इकट्ठा एक बंदा 6,000 शेयर्स खरीदें, तो इसका मतलब है कि उसके पास तो 60% ओनरशिप कंपनी की आ गई है। तो अगर 50% से ओनरशिप ज़्यादा होती है किसी के पास, तो अल्टीमेटली वही कंपनी का ओनर होता है। तो देखिए, सारी मेहनत आपने की, कंपनी आपने बनाई और मुफ्त में एक मेजर शेयर होल्डर आ गया, सारी कंपनी उसने हाईजैक कर ली। तो इसलिए ये शेयर होल्डर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, अगर इनको 10,000 कैपिटल की ज़रूरत होती है तो ये 25,000 तक की इजाज़त ले लेते हैं। क्यों? तो अगर ये वो 10,000 शेयर मार्केट में बेचते हैं और ये अगर सपोज़ ये शेयर तमाम एक शेयर होल्डर भी ख़रीदे, तब भी उसके पास 50% से ज़्यादा शेयर्स नहीं होंगे, क्योंकि 10,000 इन्होंने मार्केट में फ्लोट किए हैं, 15,000। सब्सक्राइब कैपिटल और अनसब्सक्राइब कैपिटल में क्या फ़र्क है? आपको याद होगा पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि जब कंपनी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से गुजरती है तो उसमें एक अहम स्टेप होता है कि आपने मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरी करनी होती है। आपको अपने शेयर्स के लिए एडवांस बुकिंग चाहिए होती है मार्केट से, जिसको हम सब्सक्राइब कैपिटल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर रजिस्ट्रार या सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की तरफ से आपसे कहा गया हो कि आप कम से कम 20,000 शेयर्स की मिनिमम सब्सक्रिप्शन मार्केट से उठाएं, मतलब कि 20,000 शेयर्स के लिए आप मार्केट से एडवांस में बुकिंग करें, तो अगर जो ये हमारे 20,000 शेयर हैं, अगर इसको हम ऑफ़र करते हैं मार्केट में कि लोग इसके लिए एप्लीकेशन जमा करें, दरख्वास्तें दें और ये शेयर ख़रीदें, अब अगर उसमें से 15,000 शेयर्स के लिए हमारे पास एप्लीकेशन आ जाएं और 5,000 शेयर्स के लिए वे एप्लीकेशन ना आए हो, तो ये 15,000 शेयर्स हमारे सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहलाते हैं। और ये जो अभी 5,000 शेयर्स की एप्लीकेशन नहीं आए, इनको हम अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल कहते हैं। So subscribe capital is when members have subscribed to the shares of the company. They have filed an application to buy the shares. It shows interest of people in the company. Unsubscribed capital is newly issued securities that haven't been bought by investors ahead of the issue date, not been offered by brokers. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने ये कहा हुआ है कि जिनके लिए एप्लीकेशन आए गए हों उनको हम सब्सक्राइब कैपिटल कहते हैं, और वो शेयर जो अभी तक किसी ने ख़रीदे ना हो, मतलब जिनके लिए किसी ने एप्लीकेशन ना जमा की हो, ना ही ब्रोकर ने उन शेयर्स को जनरल पब्लिक तक ऑफ़र किया हो, तो और आम लोगों से उस शेयर को ख़रीदने में अभी तक दिलचस्पी जाहिर ना की गई हो, तो इसको हम अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल कहते हैं।
अब एक और कुछ और भी टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपके सामने आएंगे, दैट इज कॉल्ड अप कैपिटल वर्सेस अनकॉल्ड अप कैपिटल वर्सेस पेड अप कैपिटल. So the amount of share capital shareholder owe but have not paid is referred to as called up capital. An amount of money that has already been paid by investor in exchange of shares of stock is called up capital. Sorry, is called paid up capital. अब अगर एक कंपनी ने शेयर्स इशू, मतलब आपने एप्लीकेशन जमा कर दिया हो और कंपनी ने आपका एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट कर लिया हो, तो इसका मतलब है कि ये शेयर आपके हो गए हैं, लेकिन आपने अभी तक उसकी पेमेंट नहीं की. या आसान अल्फाज में ये कह दें कि जितने शेयर की एप्लीकेशन जमा की गई है और कंपनी ने एप्लीकेशन एक्सेप्ट किए हैं, तो जब एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो अपने इन्वेस्टर से कहते हैं कि आप अपने पैसे आप जमा करवाएं ताकि आपको अभी हम शेयर्स दें. तो ये जितने एप्लीकेशंस जमा हो चुके हैं, इसका मतलब है कि उतने शेयर होल्डर्स को शेयर्स मिल चुके हैं, मतलब ये शेयर्स उनके हो गए हैं. तो ये जो पूरा जितना कैपिटल आएगा इसको हम कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल, कि ये कंपनी ने कॉल कर लिया है कि जनाब आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया है, अभी आप इसके पैसे जमा करवाएं. अब हो सकता है कुछ शेयर होल्डर्स पैसे जमा करवाएं, कुछ शेयर होल्डर्स पैसे जमा ना करवाएं, या तोड़े जमा करवाए हों, तोड़े बाद में जमा करवाएंगे. तो जितनी एप्लीकेशन के बदले में जितने पैसे जमा हो चुके हों, उन जमा हुए पैसों को हम फिर पेड अप कैपिटल कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टोटल कैपिटल आपका है 1,00,000 रुपीज़, तो इसमें से कॉल्ड अप कैपिटल हो सकता है 40,000 एंड अनकॉल्ड अप कैपिटल हो सकता है 60,000. शेयर होल्डर हैव पेड ओनली 25,000 फॉर द. अब ये क्या है, अभी देखिए, सपोज आपका टोटल शेयर कैपिटल 1,00,000 रुपया बनता है, कंपनी ने शेयर होल्डर से कहा है कि आप फिलहाल सिर्फ 40,000 कैपिटल पे करें, 60,000 कैपिटल पे ना करें. तो ये जो कंपनी जब कहती है कि इतना आप पे करें, तो इसको कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं. और ये जो पूरे शेयर की कीमत में से जो पैसे कंपनी फ्यूचर के लिए रख लेती है, जो कहते हैं कि अभी शेयर उसके लिए कंपनी ने कॉल ना किया हो, तो उसको हम अनकॉल्ड कैपिटल कहते हैं. तो इस एग्जांपल में बताया गया है कि 1,00,000 रुपए का पूरा कैपिटल था, कंपनी ने अब इसके इन्वेस्टर्स जो शेयर होल्डर्स हैं उनसे कहा है कि आप सिर्फ 40,000 रुपीज़ पेमेंट करें, 60,000 रुपीज़ पेमेंट अभी ना करें. तो ये जो उन्होंने कॉल की है कि ये पेमेंट करें, उसको कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं. और जो अभी कॉल नहीं किया, जिसके लिए अभी कंपनी ने उनसे नहीं कहा, उसको अनकॉल्ड कैपिटल कहते हैं. तो अभी जो कॉल्ड अप कैपिटल है ये 40,000 है, तो इन्वेस्टर ये 40,000 पे करेंगे, लेकिन हो सकता है इन्वेस्टर ये पूरे पे ना करें. कुछ ने अभी पे किया हो, कुछ ने भी पे नहीं किया हो, या हो सकता है कंपनी ने ये इंस्टॉलमेंट्स पे रखे हो. तो ये जो अगर सपोज कंपनी 25,000 पे करती है, कॉल्ड अप कैपिटल में से 25,000 कंपनी को मिल जाते हैं, तो ये जो 25,000 कंपनी को मिले हैं, इसको हम फिर पेड अप कैपिटल कहते हैं. और अभी पेड अप कैपिटल वर्सेस कॉल इन अरियर्स का से क्या मुराद है. तो व्हेन अ कंपनी इशू इट्स शेयर्स इन द मार्केट, पब्लिक परचेज इट्स शेयर एंड दे बिकम इट्स शेयर होल्डर. जाहिर सी बात है, जब कंपनी शेयर्स इशू करते हैं तो आम आवाम इसको ख़रीदते हैं, और जो लोग इसको ख़रीदते हैं उसको हम शेयर होल्डर्स कहते हैं. द कंपनी में कॉल द होल अमाउंट एट ए टाइम. अब इसमें मज़े की बात यह है कि जो इन लोगों ने शेयर्स की एप्लीकेशन जमा की है, जिनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो चुके हैं, अब उन्होंने पैसे पे करने हैं. तो ये पैसे वो तमाम एक किस्त में भी पे कर सकते हैं, मतलब कि अगर 20 रुपया शेयर है तो कंपनी उनसे कहते हैं कि 20 के 20 अभी आप पे करें. या फिर ये पैसे कंपनी उनसे अक़सात में भी ले सकते हैं. सपोज 20 रुपये का एक शेयर बिक गया है, तो कंपनी कहेगा कि पहले कॉल में वो कह दें कि जनाब कॉल्ड अप कैपिटल 8 रुपीज़ है, आप 8 रुपये पहले किस्त में पे करें, दूसरे कॉल पे 5 रुपया पे करें, और तीसरे कॉल में 7 रुपया पे करें. तो ये आप एक साथ भी ले सकते हैं. जब आप एक साथ पैसे लेते हैं तो उसको हम लंप सम अमाउंट कहते हैं, या फिर पार्शली, मतलब कि आप किस्तों में भी ले सकते हैं. द पेड, अब जो पैसे ये लोग पे कर देते हैं कंपनी को, वो हमने पहले भी जिक्र किया, इसको पेड अप कैपिटल कहते हैं. और जो नहीं पे किए होते हैं उनको हम अनकॉल्ड कैपिटल कहते हैं. So sometimes the shareholder may not pay the amount called on a particular date. That amount is known as call in arrear. अभी अगर एक कंपनी कॉल करती है कि जनाब पहला कॉल है, आप लोग 31 तारीख तक 7 रुपया जमा करवाएं, 31 लेट से 31 अगस्त तक 30 अगस्त तक 7 रुपया पर शेयर जमा करवाएं. तो अभी कंपनी ने कॉल कर ली है, इसको हम कहेंगे कि फर्स्ट कॉल आ गई है कंपनी से, 7 रुपये जमा करने हैं. अब हो सकता है 30 अगस्त गुजर जाए और कुछ लोगों ने वो पैसे अभी जमा ना किए हों. जो कॉल आई थी कंपनी की तरफ से, उस कॉल पे लोगों ने अभी तक पैसे जमा ना किए हों, तो जो पैसे ना जमा किए हों उनको हम फिर कॉल्स इन अरियर्स कहते हैं. अरियर को बकाया जात कहते हैं. अब अनरिजर्व कैपिटल वर्सेस रिजर्व कैपिटल क्या है. तो रिजर्व कैपिटल, इट इज द कैपिटल विच विल नॉट बी कॉल्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी बट विल बी कॉल्ड ऑन लिक्विडेशन.
अब ये रिजर्व कैपिटल एक ऐसा कैपिटल है जो कंपनी कोशिश करती है कि इसको इन्वेस्टर से ना ले। जब तक कंपनी काम कर रही होती है ये पैसे वो उनसे नहीं लेते, बल्कि ये उन्होंने संभाल के रखे होते हैं कि जब कंपनी लिक्विडेट होगी, जब कंपनी ख़त्म होगी, उस वक्त ये फिर कॉल कर लेते हैं और वो पैसे इन्वेस्टर से ले लेते हैं। रिजर्व कैपिटल इज क्रिएटेड आउट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल ऑफ अ कंपनी। अनरिजर्व कैपिटल, अब अनरिजर्व क्या कैपिटल क्या है? कैपिटल अदर देन, अभी जो रिजर्व कैपिटल के अलावा आपका जितना भी कैपिटल रिजर्व में पड़ा है उसको हम अनरिजर्व कैपिटल कह सकते हैं। अब एक और भी है जिसको हम कैपिटल रिजर्व या रिटेन अर्निंग कहते हैं। रिटेन अर्निंग क्या चीज़ है? वो अलग चीज़ है। जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है, सपोज 1 लाख रुपए कंपनी ने कमा लिए, तब ये 1 लाख रुपए इसके मालिकों के हैं, इसके शेयर होल्डर्स को हैं। तो या तो कंपनी ये पूरे के 1 लाख रुपए शेयर होल्डर्स को दे देते हैं, या फिर इसमें से कुछ पैसे शेयर होल्डर्स को दे देते हैं डिविडेंड की सूरत में 40,000 लेट से, और 60,000 कंपनी अपने पास रख लेती है कि अगर कल को कंपनी को पैसों की ज़रूरत हो तो इन पैसों से कंपनी की ज़रूरियात को पूरा किया जाएगा। तो जो प्रॉफिट से जो पैसे कंपनी अपने पास रख लेती है फ्यूचर के लिए, उसको हम फिर रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। इस लेक्चर में हमने डिफरेंट टॉपिक्स को कवर किया। इंशाल्लाह आगे जब हम इसकी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये क्वेश्चन में ये सारे लफ्ज़ यूज़ होंगे कि अनरिजर्व कैपिटल इतना है, कॉल्ड अप कैपिटल इतना है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और पेड अप कैपिटल इतना है। ये तमाम चीज़ें वहाँ पे यूज़ होंगे। तो जब आप इसकी अकाउंटिंग एंट्री सीखेंगे तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप इनको डिफिनीशंस याद हो और इनमें फ़र्क आप समझ सकें। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, मुझे ईमेल करें या फिर यूट्यूब चैनल पे जाके कमेंट्स करें। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आपके